नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। मुंबई में 2 और अस्पतालों में नए मरीजों के लिए बंद हो गया है। वहीं क्राइम में मुंबई में 60% तक की कमी आई है, लेकिन साइबर क्राइम में कोई कमी नहीं आई है। स्टेट्स गवर्नमेंट्स को तकरीबन 20 लाख किट्स चाहिए हेल्थ वर्कर्स की जांच के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 3.5 लाख पीपीई किट्स और 9 लाख N95 मास्क मांगे हैं। 120 नए केसेस मुंबई में आए हैं और उनको मिलाकर महाराष्ट्र में उनकी संख्या लगभग 900 हो गई है। जहां दिल्ली में 3 लाख पीपीई किट्स की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ 1,47,000 ही उपलब्ध हैं। अरविंद केजरीवाल ने 1,20,000 किट के ऑर्डर दिए हैं और प्रतिदिन 4 से 5,000 किट्स आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर मरकज जैसी कोई घटना नहीं होती है तो इस संख्या से काम चलाया जा सकता है। कि गौरतलब है कि दिल्ली में तकरीबन 523 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और उसमें 330 जो हैं वो मरकज से आए हुए पेशेंट्स हैं। अभी आज अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर हम सोते रहे तो कोरोना को हरा नहीं पाएंगे। दूसरे देशों से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना होगा कि कोरोना को हराने के लिए उन लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं और उनसे वो पॉजिटिव कदम हमें सीखने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे। और उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम पर जोर दिया है कि किस तरह से उन्होंने काम करना है। उन्होंने टी से टेस्ट रखा है कि हमें टेस्ट की संख्या को बढ़ाना है। टी से ट्रेसिंग उन्होंने रखा है कि हम उसके बाद ट्रेसिंग करें ताकि हम लोगों को ढूंढ सके कहां से लाएं। उसके बाद टी से ट्रीटमेंट रखा है, फिर उसके बाद टीम वर्क। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी एक किसी भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली की सरकार को महाराष्ट्र से भी जुड़ना है, कोलकाता से भी जुड़ना है, राजस्थान से भी जुड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां के पेशेंट्स इधर आ जाएं और इधर के पेशेंट्स वहां आ जाएं लॉकडाउन खुलने के बाद। तो हमें ये आपस में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रखना है कि हमें पता हो कि कौन सा पेशेंट कौन से स्टेट में ट्रेवल कर रहा है और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हमें देखनी है। उन्होंने यहां तक की घोषणा की है कि उन्होंने जो आज प्लान बताया है कि 30,000 पेशेंट्स तक अगर चीजें बढ़ती हैं, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसे 30,000 पेशेंट्स तक के नंबर्स बढ़ते हैं तो उनके पास चरणबद्ध तरीके से उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी, उन्होंने सारी बताई है कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन से हॉस्पिटल्स को चिन्हित कर रखा है, कौन कौन से होटल्स को चिन्हित कर रखा है, कौन कौन से धर्मशालाओं को चिन्हित कर रखा है कि किस तरह से किनको कहां कहां रखा जाएगा। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनिया शर्मा जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तृप्ति शाक्य बॉलीवुड सिंगर हैं, डॉक्टर अंशुमन कुमार एक डॉक्टर हैं और धर्मशिला हॉस्पिटल में हैं, मिस्टर अनूप मित्तल जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ के साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मैं अपनी चर्चा को शुरुआत करने के लिए, और माफ कीजिएगा ऊपर सबसे हमारे पास सीए वीरेंद्र कुमार गोयल जी भी हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो सबसे पहले मैं इस चर्चा को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स, ओपनिंग कमेंट्स में अंशुमन जी से चाहता हूं कि अंशुमन जी, जो इस समय सिचुएशंस चल रही हैं इनको किस तरह से हम लोग पार पा सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जी अंशुमन जी। जी, सबसे पहले सबको कोरोना प्रणाम। जो आप लोग भूल चुके थे जी, वापस आ जाइए बैक टू बेसिक्स पे। सबसे पहली बात तो यही है, सबको पता ही है हैंड सैनिटाइजेशन और ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी, नई कुछ नहीं है। जहां तक बात आपने ट्रिपल टी की कही, मेरे सोशल मीडिया पे डला हुआ है, फर्स्ट टी इज टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट टी है ये जी। सेकंड टी है टुगेदरनेस। टुगेदरनेस का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब अगर हिंदुस्तान में लोगों को नहीं समझ में आएगा तो अप्लाई नहीं होगा। और थर्ड है जो ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही पब्लिक तक एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, कोऑपरेशन बिल्ड होगा। अगर इन तीनों को हम पूरा एक जन भागीदारी के तहत एक मुहिम के तहत पूरे हिंदुस्तान में चलाएं तो हम काबू पा लेंगे। अदरवाइज हम इटली, स्पेन, अमेरिका, तीनों को मैं फेल्ड कंट्री मान रहा हूं मेडिकल पॉइंट से देख के। तीनों फेल्ड कंट्री है, इन स्पाइट ऑफ सारी फैसिलिटी होने के बावजूद फेल क्यों हुए? उन्होंने मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड की बात नहीं मानी, ऑन रिकॉर्ड है ये, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना है। जी जी। तृप्ति शाक्य जी, आप किस तरह से आप सोच रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग भी सब लोग लॉकडाउन हो चुके हैं, इस लॉकडाउन की सिचुएशंस में आगे जो आने वाले हमारे 14 या 15 अप्रैल से जो लॉकडाउन खुलने की आसार दिख रहे हैं,
तो उसमें किस तरह से आपको लगता है कि जो अभी सिचुएशन से नंबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर लॉकडाउन तक नंबर्स और बढ़े तो आप लोग क्या करेंगे? अभी तक की जो सिचुएशन है उसे देखते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन अभी खुलने वाला है, बिकॉज केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं और काफी चिंताजनक स्थिति है। बहुत ही हम लोग चिंताजनक स्थिति में हैं और सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम सब सरकार के साथ हैं और सरकार के जो भी निर्देश होंगे उसका पालन करना हमारा इस समय सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो बेहतर होगा कि लॉकडाउन अगर बढ़ता भी है तो भी हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, हम अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें ऐसे हालातों में, क्योंकि ये बहुत बहुत डिफिकल्ट लड़ाई है, ये बहुत आसान नहीं है और इसको बहुत ही सावधानी के साथ हम सबको मिलकर लड़ना है और अपने अपने घरों में रहकर लड़ना है। ये सबसे बड़ी चुनौती वाली बात है। और अगर लॉकडाउन खुलता भी है इन एनी केस, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग हिम्मत जुटा पाएंगे बाहर निकलने की। सोनिया शर्मा जी। मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार जी से पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस लॉकडाउन को ही नहीं, जो गवर्नमेंट ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप अपने घर में रहिए, 21 डेज तक ये लॉकडाउन किया गया है। और जैसे डॉक्टर अंशुमन जी ने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर चीज का ख्याल रखना है, हैंड सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और हर एक छोटी छोटी चीजों का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। आप अपनी फैमिली के साथ हैं, वहां तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते, बट आप घर पे रह के अपने नेबर्स, अपने फैमिली, जो भी लोग आपके नियर और डियर्स हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि आपको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप इससे सेफ रह सकते हैं जी। क्योंकि घर पे रहना पेशेंस के साथ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि घर पे दीपक जलाइए और वो जनता कर्फ्यू वाले टाइम उन्होंने बोला था कि क्लैप कीजिए, शंख बजाइए, तो उससे काफी मोटिवेशन मिला है लोगों को। घर पे रह के उनके पास और कोई चीज नहीं है, काफी मोटिवेशन। भूपेंद्र गोयल जी, जिस तरह से सोनिया ने कहा कि भाई जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई घंटा जलाइए या घंटा बजाइए, उससे काफी मोटिवेशन मिला है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिजिटली उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है और पिछले कितने समय से हम लोग देखते आ रहे हैं उनके ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने लिए इस कोरोना के टाइम पे, और दूसरी सरकारों ने भी उनको फॉलो किया। तो क्या लगता है कि जो आगे जो 15 दिन, मतलब 15 तारीख से क्या लॉकडाउन खुल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा, मेरे ख्याल से डॉक्टर अंशुमन कुमार जी हमारे बेहतर स्थिति में होंगे बताने के लिए। लेकिन अगर मैं WHO की जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, मुझे नहीं पता कि वो वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है, तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से एक सिस्टम बताया है कि कैसे हम इसको निजात पा सकते हैं। वो अनवेरीफाइड है सर, वो हाँ, तो मतलब बट कॉमन सेंस पे भी अगर हम जाएं तो आज देखिए, हम सबको घरों में बैठा देना इतने दिन के लिए, जो कि एक अनप्लान्ड प्लानिंग के तहत हुआ, जिसकी कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी। हम सब आज देश के प्रधानमंत्री की बात मान के बैठ तो गए हैं, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन शायद कुछ कंडीशंस के साथ थोड़े दिन के लिए खुले, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और उसके बाद इसको दोबारा लागू करना पड़े। आज लॉकडाउन शायद आज की डेट्स में एकमात्र ऐसा उपाय रह गया है कि हम कोरोना से उसको हरा करके हम जीत सकते हैं। बाकी इसका कोरोना वायरस कैसे खत्म होगा, इसका क्या सिस्टम रहता है, आज हमारे बीच में चूंकि डॉक्टर अंशुमन जी हैं, तो हम उनकी राय पे ज्यादा विश्वास करेंगे, वो हमें सबको मार्गदर्शन देंगे। हम तो अपनी बात एक नागरिक के नाते किस पीड़ा से गुजर रहे हैं या किसको पीड़ा हो रही है वो हम रख सकते हैं। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, मैं जितने भी मेरी डिबेट्स हुई है, कि सोनिया जी ने कहा कि उन्होंने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया, बहुत अच्छी बात है। वो एक टेस्ट करना चाहते थे, मोटिवेशन भरना चाहते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुझे उससे कोई खिलाफत नहीं है। उन्होंने बाद में दिया जलवाया, उसमें भी हमें कोई खिलाफत नहीं है। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि इसके साथ साथ वो देश को ये भी बताते कि हमारी तैयारी क्या है? अभी अंशुमन जी ने कहा ट्रांसपेरेंसी, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर हम ज्यादा संख्या के साथ बताते, नंबर्स के साथ, कि
हमारी ये तैयारी चल रही, तो जो एक भय का माहौल है पूरे देश में, हम सब लोग डरे हुए सहमे हुए अपने घरों में बैठे हैं, तो शायद हम उसको बेहतर तरीके से और बोल्डली लड़ पाते, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज स्टिल नीडेड, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट फंटास्टिक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। सुरेश कुमार जी। जी जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। जिस तरह से आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इस समय इस महामारी के दौर में आप कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या आपकी संस्था कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रही है कोरोना के टाइम पे, कि जहां हम देख रहे हैं कि लोगों को जो गियर्स हैं प्रॉपरली वो नहीं मिल पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स परेशान हैं, मतलब यहाँ तक कि दिल्ली शहर में ही 100 डॉक्टर्स जो है कोरोना वायरस पीड़ित पाए गए हैं। देखिए साहब, जहां तक संस्थाओं का सवाल है, रोटरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी के लोग दिन रात काम कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, मास्क भी बांटे जा रहे हैं। हम लोग एक सनातन धर्म मंदिर है लाजपत नगर में, जहां से डेली का लगभग 1000 लोगों का फूड इधर उधर में जा रहा है, मास्क भी बांटे जा रहे हैं, पुलिस की पूरी मदद ली जा रही है। और जिस दिन ये लेबर पहले 2 दिन आई थी, मैं खुद मेरे ख्याल से 30,000 पैकेट मैंने पुलिस की मदद से बंटवाए हैं, और उनको पानी की बोतलें भी दी हैं। लेकिन सवाल पता क्या है, जो लॉकडाउन की बात आ रही है बार बार, हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, और हम तो बहुत छोटी सी चीज है हिंदुस्तान के लोग। यू जस्ट सी द यूरोप एंड अमेरिका, जिन लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, मेडिकल एडवाइस नहीं मानी, मैं माननीय प्रधानमंत्री या किसी और की बात पे नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेडिकल डॉक्टर ये बता रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन ही इसका हल है। बिकॉज अभी हमारे यहाँ तो ना तो किटें हैं, ना हमारे इतने टेस्ट हुए हैं। आप देखिए कि आज भी दिल्ली में हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत सही बात है कि जमात की वजह से जितना इजाफा इन केसेस में हुआ है, छोटी छोटी जगह पे लोग पहुंच गए, ये बहुत विस्फोटक सिचुएशन है। जहां तक मदद का सवाल है, सोशल एक्टिविटीज के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति इस वक्त, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जिसकी कैपेसिटी 2 रुपया खर्च करने की, वो 5 रुपया दिल खोल के खर्च कर रहा है, क्योंकि वो इसलिए नहीं पैसा खर्च कर रहा कि ये मेरे को मान सम्मान चाहिए, वो इस वक्त इसको नेशनल इमरजेंसी मान के काम कर रहा है। अनूप मित्तल जी। जी बताइए। अनूप मित्तल जी, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और जिस तरह से सुरेश जी रोटरी से जुड़े हुए हैं, उस तरह से आप भी रोटरी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये सवाल था कि एक तरफ तो व्यापार है, क्योंकि व्यापार नहीं होगा तो आगे काम कैसे चलेगा। तो जो पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशंस हैं, भाई एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जैसे अभी कहा अंशुमन जी ने भी कहा और पैनलिस्ट ने भी कहा कि लॉकडाउन ही एक इकलौता विकल्प है जिससे हम इसको भगा सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना से हमें डरना तो है ही, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स की, मेडिकल गियर्स की कमियां आ रही हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं, डॉक्टर्स शिकायत कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपकी संस्था काम कर रही है? अगर कर रही है तो बताएं। देखिए रविंद्र जी, ऐसे है, मैं पहले 2-3 चीजें इसमें आपको कहना चाहूंगा। एक तो जिस तरीके से हमारे इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन मैनेजमेंट ने इस चीज को हैंडल किया है, इट इज रिमार्केबल। आई मीन हमारी 100 से ज्यादा करोड़ पॉपुलेशन है, 120-130 करोड़ की पॉपुलेशन है जी। सिर्फ आज 4000 प्लस केसेस में है, विच इज एक्चुअली अ रिमार्केबल अचीवमेंट बाय द गवर्नमेंट। इसमें से हम अगर मरकज को माइनस कर दें तो हम वी आर इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, बिकॉज गवर्नमेंट ने समय रहते हुए इसके ऊपर जो स्ट्रिक्टनेस की, उसका ये रिजल्ट है कि हम बहुत कंट्रोल्ड हैं आज जी। तो अगर हम देखें अमेरिका, इटली एंड अदर कंट्रीज, दे हैव फेल्ड बिकॉज दे डिडंट टुक इट सीरियसली। और उन्होंने कोई, आप अगर जिस दिन JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में आज भी कोई फ्लाइट आती है, 5 मिनट में आदमी बाहर होता है, वहां कोई टेस्टिंग नहीं हो रही किसी की। सो द अमेरिकन फेलियर इज बिकॉज ऑफ देयर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, नंबर 1। सो यूरोप की जो सिचुएशन है, हमारी सिचुएशन है, चाइना कुड कम आउट विद दिस प्रॉब्लम बिकॉज दे वर कंप्लीटली
लॉकडाउन फॉर कंटिन्यूसली 50 डेज। चाइना में 50 दिन तक उन्होंने कंटिन्यूसली लॉकडाउन किया था, तब वो इससे बाहर निकल पाए थे। हमारे यहाँ हमने अभी कुछ दिन हुए हैं लॉकडाउन के, लोगों को दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक इसमें कहना चाहूंगा कि हमको किसी को, ठीक है हम लोग कॉशन रखें, अपनी सतर्कता बरतें, लेकिन किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड इनसाइड। हम क्योंकि गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा खुल के बात करेगी तो लोगों में पैनिक आ जाता है, बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी लेवल इज वेरी हाई इन आवर कंट्री। हर आदमी देश का आपकी हमारी तरह नहीं सोचता। अगर मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बताएंगे क्या तैयारियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे तो थिंग्स विल बिकम मोर पैनिक। बट बिलीव मी, द गवर्नमेंट इज कंप्लीटली रेडी। अप टू 1 लाख पेशेंट भी अगर इंडिया में हो जाएंगे तो गवर्नमेंट इज फुल्ली प्रिपेयर्ड इन ऑल द एरियाज। अब आपने जिक्र किया रोटरी का, सुरेश जी भी हमारे रोटरी में बहुत सीनियर रोटेरियन है, बड़े रिस्पेक्टेड रोटेरियन है। उन्होंने भी कुछ बातें रोटरी की बताई, मैं आपको थोड़ा बताऊं। हम लोग ऑल इंडिया करीब 1.5 लाख रोटेरियन हैं और हम लोगों ने एक प्लेज लिया है, हम 25 करोड़ रुपया वी आर कलेक्टिंग एंड गिविंग टू द पीएम केयर फंड जी। तो 25 करोड़ रुपया पूरा रोटरी कलेक्ट करके दे रहा है, हर मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो हो गया कैश कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सुरेश जी ने बताया, 1000 जो ये इनका, क्योंकि क्या होता है रोटरी डिवाइडेड इनटू क्लब्स, इनके क्लब 1000-2000 कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली एनसीआर में कम से कम 15,000 लोगों को फूड एवरी डे रोटरी इज गिविंग। रोटरी के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो क्लब कर रहे हो चाहे इंडिविजुअल कर रहे हो, 15-18 हजार लोगों को खाना हम, चाहे पलवल हो, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे दिल्ली हो, इस तरह के काम हो रहे हैं। मास डिस्ट्रीब्यूशन, हमने कुछ लाख मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमारा एक क्लब है रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ एंड। सुरेश जी जिस क्लब के मेंबर हैं, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन, which is one of the elite club of the district, tremendous work they are doing। इसी तरीके से क्लब है साउथ एंड, जिन्होंने 10 लाख किट साबुन के और मास्क के बना के ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग जो पर्सनल किट्स हैं डॉक्टर्स के, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक कंसेप्ट होता है ग्लोबल ग्रांट्स का। हमारी फंडिंग होती है जो हम रोटरी के प्लेटफॉर्म से फंडिंग करते हैं। हमने अभी करीब 20 एम्बुलेंस वैन्स का प्रोविजन रखा है, जिसमें कि इमीडिएटली 10 मेरे ख्याल से अगले 5-7 दिन में आ जाएंगी। हम हमारी तरफ से फंडिंग करके 2 सफदरजंग में और अलग अलग हॉस्पिटल्स में हम उसमें एम्बुलेंसेस दे रहे हैं। इस तरीके से जो बन पड़ रहा है, जो काम कर रहे हैं हम रोटरी के प्लेटफॉर्म पे। बट बिलीव मी, आई ओनली कैन से वी नीड नॉट टू वरी, वी शुड बी ओनली कॉशन। हमको चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्योंकि हमारे बहुत सारे फीचर ऐसे हैं इस कंट्री के। एक तो हमारे मलेरिया से हम लोग काफी इम्यून है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्लस हमारे अंशुमन जी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज वायरस है ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल बॉडीज। सो द वायरस की इंटेंसिटी भी चाइना से बहुत कम हो चुकी है। जी अनूप जी, जो चीजें आपने उपलब्धियां बताई, जो आप कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, रिमार्केबल है। इस समय सभी संस्थाओं को जिस भी तरह से जिसके पास जो कैपेसिटी है, इंडिविजुअल रूप से भी लोग आगे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे और हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि भी किस तरह से हम लोग इन चीजों में बच सकते हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इस समय लड़ रहे हैं और सबसे वॉर फुट पे आप लोग ही काम कर रहे हैं, तो ये दर्शकों को हमारे बताएं कि किस तरह से उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि भाई बाहर जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, बट खाने के सामान आ रहे हैं उनके पास में, दूध के पैकेट्स आ रहे हैं, ब्रेड्स आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो होम डिलीवरी से भी लोग खाना मंगाना चाहते हैं, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो क्या इन सब से भी वायरस घर में आने की संभावना है, या घर के में जो जूते चप्पल आ रहे हैं पहन के हम लोग आते हैं, जिस तरह से कपड़े पहन के आते हैं, तो उन सबको क्या वापस हमें कैसे उनसे बच सकते हैं, या उनसे कोई हमें दिक्कत डरने वाली बात नहीं है? जी रविंद्र जी, धन्यवाद। देखिए, जरूरी है पहले तो इसको समझने की, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अभी ये हमारे रोटरियन थे अनूप जी, अनूप मित्तल साहब, कुछ अभी भी मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है, जो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के माध्यम से है। अनूप जी को वो भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम वहां से चलें कि मेडिकल साइंस हमारा प्रिजम्पशन पे चलता है,
खास करके ऐसी बीमारियों में जिसको नोवल कोरोना वायरस कह रहे हैं, मतलब नया आया है। पहले हमने मान लिया कि इंडिया मलेरिया एंडेमिक एरिया है, इंडिया में तकलीफ नहीं होगी, ये प्रिजम्पशन था और ये इंडिया के द्वारा ही उड़ाया गया था, जिसमें हमने मान लिया था इंडिया में कोरोना नहीं होगा, वो फेल हो गया। दूसरा मान लिया गया कि एंटी मलेरियल ड्रग, जिसके लिए आज लड़ाई हो रही है, ट्रंप ने इतना तक कह दिया है कि रिटेलिएट कर देंगे हम अगर हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दिया गया इंडिया से। तो ये मान लिया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन इसका इलाज है, वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। फ्रेंच स्टडी आ गई जिसमें देखा गया नेजोफ्रेंजियल मतलब नाक के पीछे के हिस्से में वायरस का लोड 25% कम किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि संक्रमित होने से बचा दिया है या बीमारी होने से बचा दिया, दोनों में अंतर है, संक्रमित होना और बीमार होना। क्या अंतर है इसको भी समझिए। अगर 100 लोग इससे संक्रमित होते हैं कोरोना वायरस से, तो 100 में से 47 लोगों को कोई लक्षण नहीं आएगा, मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा वो संक्रमित हो गए, टेस्ट उनका पॉजिटिव आएगा और रिकवरी हो जाएगी। बाकी बचे 53 लोगों में से लगभग 80% इस 53 लोगों में से इनके लक्षण आएंगे, जिसमें सर्दी, नजला, जुकाम, इंडिया में कंजक्टिवाइटिस जिसको आंख आना बोलते हैं, आंखें लाल हो जाती है, या सूंघने की क्षमता कम हो जाना, एनोस्मिया बोलते हैं, या स्वाद का नहीं पता चलना, इंडिया में हुआ है, ये लक्षण आएंगे और ये रिकवर हो जाएंगे। रिस्क पे जो लोग हैं वो कौन है? जिनको डायबिटीज की समस्या है, कैंसर की समस्या है, या किसी भी तरीके से इम्यून सिस्टम खराब है उनका, खास करके वृद्ध लोग जो हैं 60 से 65 साल के ऊपर, उनमें ये अति गंभीर रूप लेके कोरोना की बीमारी आगे बढ़ रही, इंडिया में भी ये देखा गया। लेकिन एक अफसोसवश क्या है, इंडिया में जो मौतें हुई हैं उसमें कुछ युवा हैं, जवान लोग हैं, 30-35 साल की उम्र है, ये इंडिया में एटिपिकल प्रेजेंटेशन हुआ। तो आशंका के तहत हम ये मान के न चल लें कि इंडिया में हमारा रिस्क नहीं बढ़ेगा। अभी जो केसेस देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ केसेस, ये समझ लिया आज से 14 से 20 दिन पुराने इन्फेक्शन वाले अब आके निकल रहे हैं। आज जो लॉकडाउन का जो असर दिखेगा अब आने वाले 15-20 दिन बाद दिखेगा। ये तो बात हो गई जो मिथ कुछ चल रहे थे। अब आइए जो आपने बात पूछी कि किन किन चीजों का ध्यान, इसको देखिए मैंने एक लाइन में समझाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन एंड आइसोलेशन बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी है मेडिकल की, और हिंदुस्तान में सबको अंदर तक उतार देना कठिन है। एक लाइन में मैंने समझाया है संपर्क से संक्रमण, मतलब आप संक्रमित चीज या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आप संक्रमित होंगे। तो ये टैगलाइन क्या है? हाथ से आपके चेहरा जब टच होता है तो यही हिस्सा है जहां से नॉर्मली कोरोना वायरस जाता है, चाहे तो नाक से जाए, मुंह से जाए, आंख से जाए। तो सबसे पहले तो हैंड वॉश की बात हो गई। अब इसके पीछे बहुत सारे स्टडी अभी कर दी गई इटली और स्पेन में भी, क्योंकि चाइना ने क्या किया था, न्यूज़पेपर, एटीएम करेंसी ट्रांजेक्शन ये 2nd-3rd डे से बंद कर दिया था, कह दिया था फोन पे करो, जो हम लोग का पेटीएम और इस तरह की चीजें जो होती है डिजिटल पेमेंट। तो ये मान के चाइना ने किया था, मान लिया था कि ऐसा होगा ट्रांसमिशन। इटली स्पेन ने देखा कि न्यूज़पेपर पे अगर वायरस का लोड चेक किया तो बोला कि वायरस वहां पे मौजूद था न्यूज़पेपर पे। इसलिए आज की डेट में अगर सिंप्लीफाई इसको करें तो मैं ये कहूंगा, बाहर से अगर आते हैं तो जूते चप्पल या तो बाहर निकालें, या ऐसी व्यवस्था है आपके पास कि कहीं क्लीन कर सकते हैं उसको क्लीन करें। घर आने के बाद हैंड वॉश, फेस वॉश, जो भी हिस्सा आपका एक्सपोज है उसको क्लीन करें, और अपने खासकर क्राउडेड एरिया में गए तो अपने कपड़े को धुलने में डाल दें। वायरस वहां पे एक्टिव रहता है। वायरस लिविंग और डेड नहीं होता है, वायरस एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है। इसको जैसे ह्यूमन बॉडी मिलेगा ये फिर से पनपने लगता है, इसका ध्यान देना है। बहुत सारे सवाल आते हैं सब्जियों से, दूध से, इससे सीधी बात आप मानिए कि दूध, दिल्ली में खास करके मुझे लगता है 90% लोग जो दूध लेते हैं वो पैकेट का दूध लेते हैं। मेरी तरह कम ही लोग होंगे जिनके पास व्यवस्था होगी क्योंकि गाय का दूध कहीं से डायरेक्ट आता होगा। तो पैकेट को आप धुलने में डाल दें। सब्जियां लेके आते हैं, सब्जियों को धुलने में डालें। प्याज से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने सुना है लहसुन, प्याज, अदरक से कोरोना वायरस मर जाता है, ये अवधारणा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस का किसी चीज पे, एक गौतम साहब ने कहा था ट्रांसमिशन, इसके 2 स्ट्रेन थे कोविड-19 के, एस जो चाइना में स्टार्ट हुआ था और जब चाइना से बाहर निकला। जी इस तरह से आप बात कर रहे थे कि भाई जिन चीजों को तो हम धो सकते हैं कि धोने में डाल दें, सब्जियां और दूध के पैकेट्स वगैरह सबको, बट एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपने चाइना के लिए आपने बताया कि भाई करेंसी उन्होंने बैन कर दी थी, डिजिटल पेमेंट में कर दिया था।
जी यानी कि पैसे में तो अभी भी कोई वायरस इंडिया में नहीं चल रहा है, हम हर चीज का लेन देन तो पैसे से ही कर रहे हैं। तो अगर मान पैसे से लीजिए कर, आप हाँ बिल्कुल ठीक लगा बात भी है, लेते हैं तो उसके बावजूद भी तो करेंसी तो आप दे रहे हैं और ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बिल्कुल क्या ठीक है। करेंसी को हम ना उसको धोने की कोई व्यवस्था हो रही है ना कुछ हो रही है? हाँ बिल्कुल सही बात है। इस कंडीशन में जो मैं रेकमेंड करता हूं, कई टेलीविजन पे भी मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि अज्ञात सूत्र आपका होता है। जैसे कोई अज्ञात व्यक्ति से मिलते हैं, आपको पता नहीं कोविड पॉजिटिव है, मिल लिए, सेम आपका करेंसी नोट आप मान के चलें कि आपके पास जब आ रहा है तो हो सकता है किसी संक्रमित व्यक्ति के पास से आ रहा होगा। अगर हमारे पास लेबोरेटरी फैसिलिटी नहीं है कि हम इसको प्रूव या डिस्प्रूव करें, तो ये मान के चलें कि करेंसी नोट पे कोरोना वायरस हो सकता है। क्या करना है आपको, आप करेंसी ट्रांजेक्शन बंद नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना है कि आप मान के चलें उस संक्रमित है, उसको आपने लिया, हैंड सैनिटाइजर पास में रखें, तुरंत हैंड सैनिटाइज करें, ये मानते हुए कि आपके हाथ में वायरस लगा है। ये प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा कि इंडिया 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ना हमारा गेटवे इतना स्ट्रांग है, ना सबके पास डिजिटल ट्रांजेक्शन की इतनी सुविधा है। मेन ये है प्रिकॉशन प्रिकॉशन प्रिकॉशन, क्योंकि अभी तक इलाज नहीं ढूंढा गया है और हमें एहतियात बरतना ही पड़ेगा। मेन है जो आपने बताया, प्रिकॉशन प्रिकॉशन प्रिकॉशन, यानी कि उसी पे हमें टिके रहना है फिलहाल। मैं आपके पास दोबारा आता हूं क्योंकि तृप्ति शाक्या जी ने जाना है, तो मैं उनसे एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। तृप्ति जी, कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, डॉक्टर अंशुमन ने एक सबसे बड़ी बात बताई, प्रिकॉशन प्रिकॉशन प्रिकॉशन। तो आप लोग इंडस्ट्री में किस तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं? किस तरह की कोई सोशल गैदरिंग्स पीछे हो रही थी, बट चलिए अब तो नहीं हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब लोगों को समझ में भी आ चुका है। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? भाई सबकी तरह हम लोग भी आर्टिस्ट होने के नाते घर में रहकर ही सारे जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और क्वारंटाइन है हम लोग अपने अपने घरों में। और बहुत जरूरी कुछ काम होता है, कोई सामान लाना है तो ही जाते हैं, और जब आने के बाद प्रॉपर सैनिटाइज करके ही घर में प्रवेश करना है, वो सब चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और बीइंग अ सिंगर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि समाज में कुछ जागरण का काम करूं मैं। तो एक आवाज जो ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, उसका सहारा लेकर के मैंने काफी गाने बनाए इन दिनों, और लोगों को थोड़ा सा प्रेरणा मिले सुन करके, और थोड़ा सा जो एक लाइफ हो गई है बहुत, मुझे लगता है कि सबके लिए ऐसा कोई गाना आपने ऐसे कुछ लिखा या बनाया है जो कोरोना के मरीजों को प्रेरित करता हो, इस माहौल के लिए अच्छा हो, तो कुछ उसकी चंद लाइन आप सुना दें। बिल्कुल, एक बहुत ही इंस्पायरिंग लाइंस मेरे पास आई थी, और मैं अभी जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि करेंसी जब आप सामान लेने जाते हैं तो जब नोट लें तो उसके बाद उसको भी सैनिटाइज करना जरूरी है। हाथ मुंह सब कुछ धो करके ही फिर घर में घुसना। यस, तो अभी तो बहुत ही कठिनाई भरे दिन हैं, लेकिन उम्मीद की एक किरण है कि आगे चल के हमको बहुत जल्द इस महामारी से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो निराश ना हो, घर में हैं, घर में रहिए, आराम से रहिए। और मेरा ये कहना है सबसे, घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी, घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी, रूबरू होंगे सभी, रूबरू होंगे सभी, बात दोबारा होगी, घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी, दिन ये पलटेंगे हंसी रात दोबारा होगी। जी तृप्ति, बहुत अच्छी बात कही, घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी। अगर घर में नहीं रहेंगे तो पता नहीं कैसे बीमार हो जाएंगे और क्या होगा, तो उनसे बचने की बहुत जरूरी है। और सभी लोग आपको सर दोबारा एक बार अप्रिशिएट कर दीजिए, क्योंकि सबकी ऑडियो म्यूट थी तो वो सुन नहीं पाई बेचारी। बहुत शुक्रिया, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल सॉन्ग। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सच्चाई है जो आज के समय में हमें सबको जरूरत है, क्योंकि घर में नहीं रहेंगे, अगर
क्वारंटीन नहीं रहेंगे, आइसोलेशन में नहीं रहेंगे तो मुलाकात होगी या नहीं होगी, पीड़ित हो गए कल को फिर कैसे। पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। जी वीरेंद्र गोयल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी वीरेंद्र जी। चूंकि आज डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल करके हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से ज्यादा इसके बारे में जानकारी हो। एक सबसे बड़ा सवाल ये है डॉक्टर साहब से, मेरा अंशुमन जी से सवाल है कि आज एक भ्रम की स्थिति ये भी बनी हुई है कि अगर किसी को कोरोना हो गया और वो ठीक भी हो गया, 14 दिन का क्वारंटाइन होकर के वो घर भी आ गया, तो दो चीजें, क्या नंबर 1 उसको दोबारा कोरोना हो सकता है, नंबर 2 क्या घर में आने के बाद वो एक्ट नॉर्मल तरीके से करेगा या उसको फर्दर कुछ समय के लिए घर में फिर क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है। इस पे जरूर प्रकाश डालें, इसमें बड़ी भ्रम की स्थिति है डॉक्टर साहब। जी अंशुमन जी। गोयल साहब, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, लेकिन आप इतने साइंटिफिक सवाल पूछेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। आप ऐसे बहुत लॉजिकल इंसान हैं, लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य का सवाल पूछा है। हाल ही में इसका शोध पब्लिश हुआ है। इसको ऐसे समझिए, कोरोना वायरस एक एनिमी है, बाहर से है, अदृश्य अपराधी है, बाहर से आता है। उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, जिसको आप सुन रहे हैं आजकल बहुत तमाशा चल रहा है, कैसे इम्यूनिटी बूस्ट करें। एक दिन में इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है। ये बॉडी के अंदर आर्मी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। एक होता है आईजीएम जो तुरंत फॉर्म होता है, एक होता है आईजीजी बाद में फॉर्म होता है। आमतौर पे देखा गया कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, बॉडी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने लगा, आईजीएम आईजीजी बनाया और वायरस को किल कर दिया और टेक ओवर कर लिया। तो बात आती थी कि जब मरीज के लक्षण सारे खत्म हो जाए, मतलब बुखार चला गया, खांसी खत्म हो गई, सांस की तकलीफ खत्म हो गई, तो क्या ये संक्रमित अब दूसरे को कर सकता है, नहीं कर सकता है। इस पे ही पेपर छपा। इसमें देखा गया कि कुछ लोग ठीक होने के 1 हफ्ते बाद तक वायरस शेड कर रहे थे। शेड से मतलब है उनके ड्रॉपलेट में, उनके स्नीजिंग में, उनके बातचीत करने में वायरस निकला है कुछ लोगों में। तो वो कुछ कौन होगा कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि जब आप डिक्लेयर कर दिए जाए ठीक है, फिर भी 1 वीक आप सेल्फ आइसोलेशन एट होम रहें, ताकि आपसे दूसरे संक्रमित नहीं हो। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। दूसरी बात है कि ठीक होने का मार्कर क्या होता है। 2 तरह के जो टेस्ट आप सुन रहे हैं, अभी रैपिड टेस्ट आने वाला है जो हम लोग करते हैं, फास्ट टेस्ट करते हैं, और एक करते हैं जो कन्वेंशनल हुआ कंफर्म करने के लिए, जिसको कहते हैं रियल टाइम पीसीआर, आरटीपीसीआर। वो देखता है एक्टिव वायरस है कि नहीं। अगर ये वायरस खत्म हो गया और बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बिल्ड हो गया और इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ गई, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि मरीज ठीक हो गया। लेकिन बेहतर होगा, क्योंकि कुछ केसेज में ऐसे रिपोर्ट आए हैं कि वायरस शेड हो रहा है। ये तो बात होगी ठीक होने के। रिलैप्स की बात आपने कही, आपने सुना होगा कल चाइना ने डिक्लेयर किया 40 नए केसेज उनके हुए हैं रिलैप्स। इसके पहले जापान में हुआ था, जापान में 2 केस हुआ, उसके बाद रुक गया उनका रिलैप्स। रिलैप्स मतलब है कि आपके अंदर बीमारी आई, आप ठीक हुए और दोबारा आपको बीमारी हो गई। ये तो इंडिविजुअल रिलैप्स हुआ। और एक होता है कम्युनिटी रिलैप्स। कम्युनिटी रिलैप्स से मतलब क्या होता है कि इस कम्युनिटी में अब लॉकडाउन था, खोल दिया गया, कुछ मरीज हुए और कुछ संक्रमित नहीं हुए, सब ठीक मान के सब कुछ खोला गया। अब जो इस बार बीमार नहीं हुए थे, अगली बार उनको संक्रमण हो गया, तो उसको कहते हैं हम कम्युनिटी रिलैप्स, मतलब नए केसेज आ गए। तो दोनों की संभावना है। वायरस बिल्कुल नया वायरस है, इसमें जैसे जैसे शोध आ रहे हैं, हर दिन आप समझ लीजिए मेडिकल जर्नल में ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं। पहले हम लोग प्रिंट पे रिलाय करते हैं, प्रिंट आने में टाइम लग रहा है, इसलिए ऑनलाइन तुरंत पब्लिश करके भेज रहे हैं कि जिनके यहाँ केसेज ज्यादा, यूनाइटेड किंगडम में बहुत केसेज हैं, इटली, स्पेन, अमेरिका, चाइना की कुछ पहले स्टडी आई थी, चाइना ने जो भी वजह है उन्होंने स्टडी पब्लिश करना बंद कर दिया है। तो इसको दोनों को ध्यान देना है, जो ठीक हो गया उसका रिलैप्स और कम्युनिटी में रिलैप्स, दोनों को ध्यान देना है। जी गोयल साहब। डॉक्टर साहब एक सवाल और है मेरा, ये बहुत जरूरी सवाल है। एक लोगों के अंदर एक शायद डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को इतनी ज्यादा महत्वता दे दी। लोग, आपको पता होगा, आप तो मेडिकल लाइन के हैं, कि पूरे केमिस्ट की दुकानों से HCQS जो इसका शॉर्ट नाम है वो गायब हो चुकी है। मैं 15 साल से HCQS ले रहा हूं, मुझे काउंटर पे मेरी रेगुलर यूज के लिए दवाई नहीं मिल रही बिकॉज ऑटो इम्यून डिजीज के लिए। तो पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब
कि क्या इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। मान लीजिए किसी को कोरोना वायरस पाया गया तो लोग इस बात से बड़े भ्रमित है कि उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी दवाइयां दी जाती, कैसे वो ठीक होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक हिंदुस्तान की बात मैं करता हूं, हर एक को ऐसा लग रहा है कि आज हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा ले एक टैबलेट तो शायद हमारे को कोरोना होगा नहीं। मैं समझता हूं आप इसको बेहतर इस भ्रम को दूर कर सकते हैं, वरना इसमें अज्ञानता की वजह से शायद बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी का नुकसान हो जाए। डॉक्टर साहब प्लीज। जी गौतम साहब, आप समय दें तो मैं इसको बिल्कुल एक एक करके डिकोड कर देता हूँ। जी डिकोड कर देता हूँ। पहली बात कि सबसे बिल्कुल सही बात गोयल साहब ने उठाई है कि इलाज क्या होता है लोगों को पता नहीं है, और इससे क्या है, डर भी है कि जब बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो फिर होगा क्या, मतलब मौत। सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला संदेश, कोरोना का मतलब मौत नहीं है। मतलब कई लोग मौत नहीं है, कई लोग तो बिना लक्षण के निकल जाते हैं, कुछ में साधारण लक्षण आगे, कुछ लोग अति गंभीर होकर ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों में मौतें जरूर हो रही है, इसलिए पैनिक है। इलाज क्या है? इलाज है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मतलब जब आप बीमार होंगे तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। सपोर्ट क्या किया जाएगा? आपको आइसोलेट किया जाएगा, बुखार आने पे बुखार की दवा दी जाएगी, फ्लूइड की कमी बॉडी में होगी, फ्लूइड दिया जाएगा। स्पेसिफिक कोई भी मेडिसिन नहीं है, टैगलाइन आप बना दीजिए, स्पेसिफिक कोरोना के इलाज की अभी तक प्रूवन डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं है। अब जो बात गोयल साहब ने कही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के अलावे और भी बीमारियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, कई जगह इस्तेमाल करते हैं। 2 दवा हमारे मेडिकल की है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड दूसरी थैलिडोमाइड। जब जिस बीमारी का हमें इलाज नहीं पता होता है और कोई नई बीमारी निकल के आती है तो हम ट्रायल में इन दोनों में से कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसका अनप्रिडिक्टेबल किसी में काम करता है, किसी में नहीं करता है। तो इसमें भी देखा गया, जो मैंने फ्रेंच स्टडी बताई, कि वायरस लोड को कम किया 25%, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया कि बीमारी ठीक नहीं हुई। वायरस लोड कम होने के बावजूद भी वायरस रेप्लिका करता रहा और इंसान को कोविड डिजीज मतलब बीमारी हुई। तो अब बवाल क्यों है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का? इसका पहला तो समझिए साइड इफेक्ट क्या हुआ। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लोगों ने ओवर द काउंटर फार्मेसी दुकान पे जाके खरीद के खाना चालू कर दिया कि इससे कोरोना से हम बच जाएंगे। रादर देन हैंड सैनिटाइजेशन करते, लॉकडाउन फॉलो करते, आइसोलेशन फॉलो करते, इसको करने की बजाय क्लोरोक्विन खाने लगे। एक मौत भी हो चुकी है, शायद लोगों को पता भी नहीं हो, और विदेशों में भी मौत हुई है। हार्ट के बीट को इरेगुलर करता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और इसके कारण उस लड़के की मौत हो गई। अब ट्रंप के ट्वीट की बात, आज भी मैं मीडिया में बैठा होता, ट्रंप के ट्वीट की बात पर आ जाता हूं। ट्रंप ने अमेरिका में मेडिकल डॉक्टर की एडवाइजरी जितनी हुई स्टार्टिंग से, चाहे तो आइसोलेशन की हुई, चाहे तो प्रिपेयर्डनेस की तैयारी की हुई, या लॉकडाउन की, नहीं माने, फेल हो गए पूरी तरह। आज स्थिति यह है, पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है डॉक्टरों को इस्तेमाल करने के लिए, मास्क, मैं अपने दोस्तों से जब बात करता हूं उनको कहा जा रहा है कि आप इसको रीस्टरलाइज कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, वहां फेल हो रहे हैं। रिपीटेड जो फेल हुए ट्रंप, तो इस थ्योरी को कहते हैं, और दूसरा क्या है, ट्रंप ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर है, और इस थ्योरी कहते हैं चीप पॉपुलस थ्योरी। चीप पॉपुलस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि इंडिया से कहा कि जैसे आपको अमेरिकन को लगे कि कुछ तो कर रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड उन्होंने करी। उनसे जब वहां के साइंटिस्ट पूछ रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हो, फॉसी जो इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल का ये अमेरिका का हेड है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बीइंग ओवर एंथुसियास्टिक माय प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड क्लोरोक्विन इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना व्हिच इज नॉट द फैक्ट। लेकिन आज भी वो कर रहे हैं। आज उन्होंने धमकी तक दी है कि वी विल रिटेलिएट इफ इंडिया विल नॉट प्रोवाइड अस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसका मतलब ये है कि उनको ये दिखाना है, जिसको हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कहें कि मैंने बहुत देखा, कड़ा करके हटा दिया इंडिया को अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए। इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं आया है। शोध में अगर निकल के आया तो जरूर हम बताएंगे आपको। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया। एक और मैं अंशुमन जी अपनी क्वेश्चन में आपसे जोड़ देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि भाई इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे नुस्खे बताए जाने लग गए हैं, और आपने बताया कि भाई एक दिन में ठीक नहीं होता। उसी तरह से बहुत सारे सोशल मीडिया में ये भी बातें चल रही हैं कि कोरोना को भगाने के लिए कोरोना टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, यानी कि गर्मी आएगी तो कोरोना अपने आप चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना चला जाएगा। क्या ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्यों नहीं जितने भी हॉस्पिटल्स में वार्ड्स हैं उनके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए? बिल्कुल रविंद्र साहब,
ये प्रिजम्पशन चला था फ्लू वायरस के हिसाब से, इन्फ्लुएंजा जो होता था उसको देखते हुए कि हर बार इन्फ्लुएंजा जब होता था आमतौर पे जनवरी फरवरी होते होते खत्म होने लगता था, टेम्परेचर बढ़ता था। इन्फ्लुएंजा वायरस जो कॉमन फ्लू वायरस है वो टेम्परेचर सेंसिटिव वायरस है, जब भी 30-35 से ऊपर टेम्परेचर जाता है वायरस मरने लगता है। कोविड को देखा गया, कोरोना वायरस जिसको SARS-CoV-2 एग्जैक्ट नाम है इस वायरस का, इसको देखा गया उन सारे कंट्री में जहां टेम्परेचर ऑलरेडी इंडिया से ज्यादा है, वहां भी ये वायरस एक्टिव रहा, लोगों को इन्फेक्ट किया और आगे भी फैला। या उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए महाराष्ट्र, हमारे यहाँ टेम्परेचर वहां से दिल्ली से ज्यादा रह रहा था जब वहां पे मैक्सिमम केसेज हो रहे थे, तो टेम्परेचर से इसका रोल नहीं था। रिसेंटली अभी लास्ट वीक जापान ने एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफिक स्टडी करी कि जो स्नीज कर रहे थे उनका ड्रॉपलेट कितनी दूर तक जाता था। पहले हम मानते थे 1 मीटर से 6 फीट के अंदर ये वायरस सेटल हो जाता था, अभी मेजॉरिटी वायरस वहां सेटल हो जाते हैं, इसलिए हम डिस्टेंसिंग को कहते हैं 1 मीटर या 6 फीट की डिस्टेंस करेंगे। उसमें देखा गया, उस स्टडी में वीडियो फोटोग्राफी जब हुई, कि कुछ वायरस पार्टिकल सर्कुलेट हो रहे हैं, हवा में तैर रहे थे और कुछ समय लगा उनको सेटल होने में। उसमें जापान के साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया कि आप कमरे को, हॉस्पिटल को मैक्सिमम वेंटिलेटेड रखो, मतलब थ्रू एंड थ्रू हवा भागने दो, ताकि अगर वायरस आए भी तो फ्लोट करके बाहर निकल जाए, सेटल ना हो। तो दो चीजें क्लियर हो गई, टेम्परेचर से अभी तक वायरस का स्ट्रेन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन वेंटिलेशन से इसका लोड जरूर कम हो रहा है और संक्रमित होने की संभावना कम हो जाती है। सोनिया शर्मा जी ने हाथ रेस किया था, कुछ पूछना चाह रही थी। जी, मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहती थी, दोनों के क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी डॉक्टर अंशुमन जी ने कहा कि हीट से कोई लेना देना नहीं है इस कोविड-19 का, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल मैंने काफी सोशल नेटवर्क पे पढ़ा है कि लेमन जूस पीने से या सिट्रस फ्रूट खाने से आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है। तो इज इट ट्रू कि अगर किसी इंसान का, चाहे वो 60 प्लस हो या फिर बच्चा हो या फिर मिडिल एज हो या मेरी एज हो, तो उन लोगों का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो उन्हें कोविड-19 लाइक कोरोना वायरस उन्हें अटैक नहीं करेगा? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, पहले तो उस पर लेमन वाले में बात बताऊंगा। तो कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा ऐसा नहीं है, अटैक सबको करेगा। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो इम्यूनोग्लोबिन जल्दी बिल्ड करते हैं, और जब फाइट चालू होता है बिटवीन वायरस एंड इम्यूनोग्लोबिन, तो जो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसका इम्यूनोग्लोबिन लेवल जल्दी बढ़ता है और वायरस को किल करके आपको नॉर्मल रख लेता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता है इन्फेक्शन हुआ, बेशक आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा लेकिन पता नहीं चलेगा, आपको कोई लक्षण नहीं आएंगे। आपसे जिसका थोड़ा कमजोर होगा इम्यून सिस्टम, उसमें कुछ लक्षण आएंगे, और उससे भी जो कमजोर होंगे इम्यून सिस्टम में, उनको सर्दी खांसी जुकाम जैसी चीज होगी। जो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत लो होगा, जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, वृद्ध हैं, उनमें देखा गया है कि बीमारी अति गंभीर रूप ले लेगी, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन बनाने की क्षमता उनमें बहुत कम होती है। अब जो बात आ रही है, आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, अगर आप मेरे ख्याल से मेरे फेसबुक पे कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट हो जाइएगा, अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस पर, जो सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि कोरोना के मरीज के इलाज में क्या क्या खाना दिया गया, जिसमें लेमन जूस और ये अल्कलाइन फूड, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इसमें लिमिटेड समय है इस पर डिटेल, उस वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में आएगा क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इन जनरल ऑल सिट्रस फ्रूट, लेमन, संतरा, आंवला आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको बेशक लें। जीवन शैली, जितनी जीवन शैली आपकी हिंदुस्तानी जीवन शैली के करीब हो, आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। इसको साइंटिफिकली हम प्रूव करके देख चुके हैं। जितना बाहर की चीजों पे, खाने पे आधारित नहीं हो, खान पान की शैली जितना आपका क्लोज टू हिंदुस्तानी हो, प्योर हिंदुस्तानी तो मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि आजकल कोई हिंदुस्तानी रहा नहीं, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप इस बीमारी के शिकार नहीं होंगे। शिकार से मतलब है, हो सकता है संक्रमित हो, लेकिन आपको कोई बीमारी डैमेज नहीं पहुंचाएगी। तो अभी हमारी कोशिश पूरी तरह ये होनी चाहिए, फिजिकल तैयारी, जो इम्यून सिस्टम, एक्सरसाइज, योग, मेंटल तैयारी, क्योंकि आप लॉकडाउन में हैं तो मेंटल लेवल पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अंतर मन को देखिए, क्योंकि अंतर द्वंद के समाधान को लोग ढूंढने बाहर जब निकलते हैं, वही लॉकडाउन कर दिया गया। उसको मैं मेजर सिटी के लिए कहता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ 3M, मूवी, मॉल, मदिरा, उसको देखने लोग बाहर निकलते थे, उसको लॉकडाउन कर दिया गया। तो अंतर मन को झांकिए, वहां पे समाधान है मेंटल। स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट का बहुत बढ़िया समय है। इमोशनल का मतलब है
स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, डू इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण कीजिए। ये इतना अच्छा समय आया है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी कुरीतियां पूरे विश्व में आई थी, और मेडिकल साइंस के नजरिए से देखते हुए मैं बता रहा हूं, पोस्ट कोविड एरा जब हम इससे निकलेंगे तो एक बिल्कुल अलग दुनिया होगी, और वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे सब कुछ बदल चुका होगा। और रोटरियन साहब जो दोनों हैं वो जरूर इससे वाकिफ रखेंगे कि इन लोगों का काम वाकई इसी पे चलता है। नहीं डॉक्टर, आपने बहुत सही बात कही कि जो ये समय आया है बुरा तो है ही, बट कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम इससे निकलेंगे तो चीजें बदल चुकी होंगी। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के लिए कितना बहुत ही बड़ा मतलब बेहतरीन मौका मिला हुआ है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है काफी हद तक। और ये अनूप मित्तल जी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं वीरेंद्र गोयल जी के पास आता हूँ। जी अनूप। रविंद्र जी, मैं एक चीज से बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर अंशुमन की कि ये बहुत अच्छा समय है। इससे बढ़िया समय जिंदगी में मेरे को लगता है दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि आप nobody is expecting anything from you। आप किसी भी सिस्टम में, किसी बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, यू आर कन्फाइंड टू योरसेल्फ, योर फैमिली। आप अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, मुझे लगता है इससे बढ़िया समय किसी को नहीं आ सकता। यस, वरी इज देयर अबाउट द वायरस, बट हमको वरी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वी ऑल शुड बी वेरी हैप्पी, एंड हमको अपने ऊपर ध्यान लगा के, और हमको तो करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे 2-3 समाज में जो फायदे होंगे, एक तो पर्सन विल बिकम मोर कंटेंटफुल। लोगों को अब ये समझ में आएगा कि हमारी जरूरतें जो हैं, बेसिक जरूरतें जो हैं, वो कुछ नहीं है। हम लोग, एवरीबडी इज रनिंग अराउंड, लोग अपनी एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्रियां, लोग अपने बिजनेसेस, हाउसेस सब में लगे रहते हैं। बट एंड ऑफ द डे आदमी को ये फीलिंग आएगी कि भाई फॉर व्हाट, अल्टीमेटली द नेचर हैज गिवन अस, नेचर ने हमारे को बड़ा अच्छा एक लेसन दिया सबको कि हमारी जरूरतें कुछ नहीं है, और आदमी के अंदर एक कंटेंटफुलनेस आएगी, विच विल हेल्प सोसाइटी टू ग्रो मोर, यू नो, मोर स्मूथ, मोर शांत प्रिय सोसाइटी बनेगी आने वाले समय में। हर आदमी के अंदर ये फर्क जरूर से आएगा। आदमी को आत्मचिंतन करने का वक्त मिल रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त मिल रहा है कि हमारी कितनी वाकई में रियल जरूरतें क्या हैं और बनावटी जरूरतें हमारी क्या हैं। जी वीरेंद्र गोयल जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे डॉक्टर अंशुमन से एक दो देश के लिए क्वेश्चन जरूर बिल्कुल पूछिए साहब, क्योंकि आज ये मौका है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज कोरोना से हम लोग फाइट कर रहे हैं, पूरी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी लगी हुई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, और हमारा बिगेस्ट सैल्यूट है उस पूरी फ्रेटर्निटी को। लेकिन कोविड आने से पहले हमारे देश के सारे हॉस्पिटल्स फुल हुआ करते थे अदर बीमारियों के कारण। यहाँ पर एक इतना बड़ा एक चिंता का विषय है जिसका मैं ध्यान आपसे सुनना चाहता हूं इसके बारे में। क्या हमारी बीमारियां बंद हो गई हैं? क्या भगवान न करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो आज वो जाए कहाँ? मेरे पास अभी 2 केसेस आए हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। 12 दिन की उनकी ऑर्डिल जब उन्होंने हमें बताई है तो वो डरा देने वाली थी। आज हम अपनी बीमारी लेके हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि पता नहीं उस हॉस्पिटल में कोई कोरोना से इन्फेक्टेड हो तो कहीं हमें ना हो जाए। तो इसके लिए कोई सरकार ने व्यवस्था कर रखी है? कोई आप लोगों ने कोई ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है कि जहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि भाई इस शहर के इस हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, वहां पर आपको निश्चिंत होकर के इलाज मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, जीने के लिए आशा चाहिए। आशा में शामिल है कि हमें जिंदा रहने की एश्योरेंस, हमारे जिंदा रहने की एश्योरेंस जो आज सोशल मीडिया ने अगर कहीं फायदा किया है तो बहुत बड़ा इस देश का, वर्ल्ड का नुकसान भी किया है। आज जिस तरीके से हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हमें ये भयावह स्थिति पैदा होती कि पीपीईज नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इस गवर्नमेंट ने ये मांगा है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम है, हर इंडिविजुअल अपने आप में आ करके जिसको जैसा लगता है वो आके देश को एश्योरेंस दे के चला जाता है कि घबराने की बात नहीं है। मैं एक डॉक्टर के मुंह से, अपने स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के मुंह से सुनना चाहूंगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, की स्थिति है क्या ग्राउंड रियलिटी में? प्लीज मैं इस पे आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। जी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं, जिसमें आपने कहा कि अस्पताल सच है कि खाली पड़े हैं। खाली से मतलब है कि जब 20-30% ऑक्यूपेंसी है अस्पताल की,
पहली बात, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है लॉकडाउन, तो ट्रॉमा के केसेस खत्म हो गए। आप बिलीव करेंगे पूरे विश्व में रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 18 से 26% हार्ट अटैक के केसेस कम हो गए हैं। तो मतलब ये 18 से 26% जो हार्ट अटैक के मरीज हो रहे थे वो बेवजह के आपके तनाव की वजह से हार्ट अटैक आपको हो रहा था। इसको ऐसे हम अगर साइंटिफिक हम एनालिसिस करें तो ये हार्ट अटैक होना बंद क्यों हो गया। तीसरी बात, मेट्रो सिटी में हॉस्पिटल शॉपिंग, मैं खुद कहता था इस बात को, हॉस्पिटल शॉपिंग करने को लोगों को आदत हो गई है। थोड़ी सी तकलीफ के लिए बड़े अस्पताल में जाना और उसका फाइल फोल्डर या लेके अपने स्टेटस सिंबल को बना के हमें तो ये तकलीफ हो रही थी, हमने दिखाया, इतने रुपए की जांच करा ली, 5 स्टार सूट में हम एडमिट रहे 2 दिन, हमारे पास कॉर्पोरेट पॉलिसी थी, ब्ला ब्ला ब्ला, गोयल साहब आप अच्छा जान समझते हैं। ये सारा कुछ बंद हो गया है, अभी तमाशेबाजी बंद हो गई है। अब आता हूं जो तैयारी की बात, जो पहले आपने बात कही कि क्या ऐसी व्यवस्था है कि जो डर लगता है कि मैं कहां जाऊं अगर कोई तकलीफ, जेन्युइन तकलीफ किसी को हुई। आपने मेरे फेसबुक पे देखा होगा, मैंने बहुत पहले, लगभग 1 महीने पहले मैंने कहा था 3S, जिसमें कहा था सेगमेंटेशन, सेग्रीगेशन एंड सर्विलेंस। सर्विलेंस ऑफ द कोरोना एंड कोरोना सस्पेक्ट, सेगमेंटेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड सेग्रीगेशन ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है कि इरेस्पेक्टिव द मैटर, अभी पूरे कंट्री में या स्टेट अपना अपना उठा ले, लेकिन मैं तो पेंडेमिक स्टेट में कहूंगा, नाउ हेल्थ इज नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट, इज अ मैटर ऑफ कंट्री, यूनियन का होना चाहिए। और पूरा कंट्री में इरेस्पेक्टिव द मैटर कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, प्राइवेट का हॉस्पिटल है, सबको अधिकृत कर लो। अधिकृत से मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी चलेगी सारे अस्पताल में, अब प्राइवेट का हो या सरकारी का हो, उसमें आप सेग्रीगेट कीजिए। ये कैंसर के लिए अभी तक जहां इलाज करा रहे थे करे, डॉक्टर आपका इसी अस्पताल में जाएगा, आप वहां जाइए। किडनी के लिए यहाँ पे जाइए, हर 10 किलोमीटर में आप उसको टैग कर दीजिए हॉस्पिटल को। एट द सेम टाइम कोविड हॉस्पिटल करके, जैसे चीन ने किया था, आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को टैग कीजिए कि इसमें सिर्फ कोरोना के मरीज रहेंगे, दूसरे मरीज का इलाज नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है जी, ये अभी तक नहीं हुआ है। केजरीवाल जी ने आज अनाउंस किए हैं शायद 1-2 हॉस्पिटल्स के नाम कि ये हॉस्पिटल, जैसे शायद राजीव गांधी को इन्होंने अनाउंस किया कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ही जी, आज हुआ। हाँ सुरेश जी, अभी आ रहा हूं मैं अंशुमन जी के बाद जी। तो ये क्यों सेग्रीगेशन पहले से करना चाहिए था, उसका फायदा क्या होता कि दूसरे लोग संक्रमित नहीं हो पाते। अभी लोगों में दहशत है कि वहां गए, पता चला पहले से कोरोना का मरीज आया होगा कोई और मुझे ना हो जाए। सेग्रीगेट करने का ये फायदा जरूर होता है। अभी आपने शुरू किया, राजीव गांधी एक किया है, राजीव गांधी ईस्ट दिल्ली में है, शाहदरा के पास। अब बताइए, वेस्ट दिल्ली का मरीज ईस्ट दिल्ली पहले तो इसके लिए है। मेरा मानना है कि चारों जोन में, दिल्ली का अगर मॉडल लेते हैं, चारों जोन में कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करो, नॉन कोविड को बिल्कुल आइसोलेट करो, उसमें नहीं करो। अभी जैसे मैंने सुना है कि BL कपूर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल के 10-10, 20-20 बेड लिए हैं। क्या पर्पज सॉल्व होगा? आप आइसोलेट करो, इसमें कोविड जाएगा, इसमें कोविड नहीं जाएगा। सेग्रीगेशन होना चाहिए जी। और सेगमेंटेशन होना चाहिए डॉक्टरों का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का। जी, सुरेश जी कुछ पूछना चाह रहे थे। सुरेश जी। डॉक्टर साहब, वेरी वेल एक्सप्लेन, बट मैं गोयल साहब की बात का एक लाइटर मूड में बताना चाहता हूँ जी। बहुत साल पहले, क्योंकि इंडियन बॉलीवुड में पोइट्री बड़ी अच्छी आई है, एक बार एक गाना आया था, दुनिया में इतना गम है कि दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो अभी कोरोना को देखने के बाद सब बीमारियां साइड लाइन हो गई है। जो आपने तथ्य दिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि चाहे वो कार्डिक अरेस्ट है, चाहे रोड एक्सीडेंट है, चाहे और छोटी मोटी प्रॉब्लम है, या जैसे हर हिंदुस्तानी के दिमाग में एक रहता है VIP सिंड्रोम के, मैं मैच गया, मैं फला गया, तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है। एंड आई अप्रिशिएट योर सजेशन सर, चाहे वो आपने नोट के बारे में दी, चाहे किसी और के बारे में दी, करेंसी नोट की बात है। इनफैक्ट समझना ये पड़ेगा, जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारे कंट्रीमैन के सामने, कि ये वो दुश्मन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो सिर्फ डॉक्टर ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उनके गाइडेंस को, उनकी बातों को माने, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे सर। आज जैसे कोई गोबर की बात करता है, कोई गाय के पेशाब की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, कोई नुक्ते की बात करता है, मेरा हर भारतवासी को इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना है, ओनली लिसन टू दी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशंस, नो एडवाइस, क्योंकि आजकल फ्री की एडवाइस व्हाट्सएप पे इधर उधर में बहुत चल रही है, उसको प्लीज डोंट लिसन, ओनली लिसन टू योर मेडिकल पीपल,
medical professionals, and if you listen to that, I assure ये कोरोना बहुत जल्द चला जाएगा। सेकेंडली, जो अनूप जी ने कहा कि हमारी आवश्यकता बड़ी लिमिटेड है, अनूप जी मेरे ख्याल से मैं 15 दिन में एक बार शमशान घाट अवश्य जाता हूँ, सोशलिस्ट होने के नाते। जब तक 15-20 मिनट का एक सीन होता है, उसके बाद हर आदमी उसी चक्कर में चल जाता है। कोरोना को एक बार ठीक हो जाने दो, ये सब वही दुनिया, वही बातें, वही होगा, और उसी का रिजल्ट ये पूरा यूरोप और अमेरिका भुगत रहा है। यदि वार्निंग के टाइम पे ये लोग अपना ध्यान दे लेते तो आज पूरे यूरोप की और न्यूयॉर्क और पूरे अमेरिका की हालत ना होती। थैंक यू जी। सुरेश जी, आपने जिस तरह से कहा ना कि अपना गम इतना कम है, दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गया, उसी तरह से जो आपने बीमारी की बात करी कि जो कोरोना का गम देखा तो अपनी बीमारियां भूल गया, लेकिन एक और बात कही जाती है कि अपनी दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी चोट उतनी ही होती है, वो हम किसी दूसरे की चोट या बीमारी से हम नहीं भूल पाते हैं। यानी कि अगर कोई कोरोना का पेशेंट है तो है, बट अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं उसकी दूसरे की बीमारी को देख के अपनी बीमारी भूल नहीं सकता। जिस तरह से डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि किस तरह से डॉक्टर सरकारों को, सारी सरकारों को, रादर भारत सरकार को आगे आना चाहिए था और इस तरह से कैटेगराइज करना चाहिए था। और यस, आई डू एग्री सर, आई डू एग्री एंड अप्रिशिएट डॉक्टर साहब व्यू। अगर वो पहले ही कर लिया जाता तो शायद और बेहतर होता। डॉक्टर अंशुमन से मेरा एक क्वेश्चन और है। डॉक्टर अंशुमन, आज आपसे ही सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि आज के दौर में आज ही आप ही एक्सपर्ट हैं यहाँ पे बैठे हुए इस पैनल पे, जो इस महामारी की बात कर सकते हैं, उसके जवाब दे सकते हैं। जिस तरह से पीछे अनूप जी ने कहा था कि भाई हमने इतनी सारी तैयारियां की, इतनी सारी एक्शंस लिए जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे पेशेंट्स कम है, लेकिन क्या एक ये भी वजह नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ पे टेस्ट ही कम किए गए हैं, या टेस्ट ही हमारे जो कॉस्ट पर मिलियंस के जो टेस्ट हैं, नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, रेशियो, उसकी वजह से ही हमारे पास आंकड़े कम निकल के आ रहे हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है भाई कि आप लोग इतनी सूक्ष्मता से चीजों को कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं बोलता आपने ही बोल दिया। पहले गोयल साहब का एक सवाल रह गया था, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मास्क, उसकी कमी है हमारे देश में। इसको एक्सेप्ट करने में कोई, अमेरिका भी अभी कम है, हम बहुत पीछे हैं, हमारे पास कम है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसके कारण डॉक्टर्स काफी इन्फेक्ट हो रहे हैं, नर्सेज इन्फेक्ट हो रही, ये फैक्ट है। आई थिंक एक्सेप्ट सभी सारी सरकारें कर ही रही हैं, उसमें कर ही रही है, नहीं कर रहा है कि भाई हमारे नहीं कर। जी 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 जी। अभी दूसरी बात, मैं गौमूत्र गोबर की बात कह रहा हूं। हर समय कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी ये कहीं ना कहीं से निकल के आते हैं, जिनका मैंने नाम दिया बाबा थेरेपी। और मैं सरकार से हर समय रिकमेंड करता हूं, अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उस तरह से बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि बाबा हर चीज का इलाज कैसे कर सकता है, और वो भी गौमूत्र गोबर। इसमें देखिए, हमारे ऊपर सोशल मीडिया पे इतनी गालियां मुझे लिखी जाती है, यहां तक चैलेंज किया जाता है कि किस तरह का हिंदू है। पैदाइशी मैं सनातनी हूं, लेकिन फिर भी मुझे कहा जाता है, उन चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मुझे हर चीज का साइंस चाहिए, लॉजिक चाहिए जी। अब तीसरी जो बात थी, जो आपने भी पूछी कि क्या सवाल था आपका? टेस्ट जो है वही टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पेंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए जो महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ कम केसेज हुए, ये तब आप कह सकते हैं जब आपने टेस्ट ज्यादा किए। जैसे भिलवाड़ा का मॉडल उठाइए, भिलवाड़ा में 24,70,000 की आबादी है और 22 लाख टेस्ट किए गए, तो हम लोग इसको मानते ऑलमोस्ट 90% प्लस टेस्ट किए। और स्टैटिस्टिकल डाटा जब हम कैलकुलेट करते हैं मेडिकल में, उसको स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है कि इतने टेस्ट कर लिए, इसमें इतने केसेज निकले, तब मैं मान लूंगा, क्योंकि वहां 26 केसेज निकले इतने टेस्ट करने के बाद, तो ये रियल डाटा है। यानी कि हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करके करते कि अगर उन्होंने भी 100 टेस्ट किए और हमने भी 100 टेस्ट किए तो हमारे यहाँ पे नंबर्स कम आए, तो शायद वो सही बात है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब मैंने आंकड़ा आपको बताया, 100 में से 47 में कोई लक्षण नहीं आता, असिम्प्टोमेटिक रह के निकल जाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चला। हो सकता है कितने लोग संक्रमित हुए जिनका टेस्ट में नहीं आया, तो उसको अंडर रिपोर्टिंग हम कहते हैं कि ये रिपोर्ट हुआ ही नहीं, अंडर रिपोर्टिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं, इंडिया में कोरोना बहुत लेट से चालू हुआ। आप जब देखिएगा मैप को, इंडिया में पहले केसेस कहाँ है, महाराष्ट्र, केरला, मतलब साउथ एंड वेस्टर्न कोस्ट पे। वहां जो बाहर से लोग आए माइग्रेट करके, जो बाहर रहते थे हिंदुस्तान से, टूरिस्ट थे, जब वहां पे लैंड किए, वहां हुए।
अब केसेज नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, जिसमें दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये मैप का जो एरिया देखेंगे, अब केसेज इस तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए अभी मान के नहीं बैठना हमें। ऐसा नहीं कि हम तैयारी कम कर लें या आशंका के तहत सारे इंतजामात को छोड़ के हम लग जाएं ये मान के कि हमारे यहाँ केसेज नहीं हो। हमारे डॉक्टर अंशुमन, आपसे आज के लिए मैं क्लास क्वेश्चन और ले रहा हूँ, फिर उसके बाद सोनिया के पास जाऊंगा। जो अभी सिचुएशंस और हालात हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि कितने समय ये सिचुएशंस और चलने वाली है? अभी के हिसाब से देखते हुए वायरस जो ट्रेंड ले रहा है, मेरी उम्मीद ये है अप्रैल एंड से 10 मई के आसपास जो ट्रेंड होगा वो पीक ट्रेंड होगा। मतलब उसमें या जो केसेज हो जाएंगे उस समय तक, वो हम मान के चलें पीक ट्रेंड होगा। लेकिन इंडिया के साथ एक अगर बुराई है तो एक अच्छाई है। इंडिया इमोशनल पीपल का देश है, बिल्कुल भावनात्मक तरीके से चार्ज हो जाते हैं। इसलिए लॉकडाउन में आपको समस्या हुई, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो समझते नहीं डेमोक्रेसी यूनिलैटरल नहीं होती, बायलैटरल होती है। मतलब सरकार अगर कुछ कहती है तो आपको उतना ही पालन करना है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। वो नहीं किया। अब जब 21 दिन बाद अगर खोल भी देते हैं आप लॉकडाउन, तो कितने लोग होंगे जो फ्लाइट में ट्रेवल करने से डरेंगे, ट्रेन में ट्रेवल करने से डरेंगे, और उसको फिर नॉर्मल स्ट्रीमलाइन करना आपके लिए कठिन होगा। इसलिए हो सकता है लॉकडाउन खुलने के बाद भी एक्चुअल स्ट्रीमिंग ऑफ वर्क तुरंत ना हो। तो हमें इंतजार करना है एंड ऑफ अप्रैल टू मई 10th। इसके बीच का जो केस आपको रेशियो दिखेगा, हमें एक्चुअल ट्रेंड दिखाएगा कि इंडिया में क्या हुआ। मिरेकल हो सकता है कि वायरस में म्यूटेशन हो जाए, जो अभी तक किसी कंट्री में नहीं हुआ। एलएस स्ट्रेन ही हमारे यहाँ भी चल रहा है, जो बाकी कंट्री में चल रहा है। म्यूटेट हो जाए वायरस तो समझ लीजिए कि सच में हम मान लेंगे सच में कि लेके 10 मई तक के जो आंकड़े होंगे वो हमें बताएंगे कि हमारी दिशा किस तरफ जा रही है। जी। सोनिया, आप सुन रहे थे काफी देर से और डॉक्टर साहब ने इतनी बढ़िया जानकारी दी। मुझे लगता है कि आपने इससे पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी होंगी, नहीं जानकारी ली होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है हम सब जानते हैं। तो कभी क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ में कि सोशल मीडिया के भी आप विक्टिम बनते हैं? जैसे मैं कल बन गया था, वो सुधीर मिश्रा वाले उनके जो वीडियो आ रहा था उसका मैं विक्टिम बन गया था। तो उनसे भी बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं नहीं था भैया, कोई और था। तो कभी ऐसा होता है, जो कभी कोरोना के ऊपर आप देख रहे हैं कि इतना सारा ज्ञान दिया जा रहा। एक अंशुमन जी आप जाइएगा नहीं, क्वेश्चन आपसे और मैं लूंगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सोनिया। एक्चुअली मैं विक्टिम तो नहीं बनी, लेकिन मैंने जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए एक पोस्ट, उनके थ्रू एक मैंने पोस्ट किया था, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि प्लीज 5 अप्रैल 9 PM को 9 PM आप अपने घर में दीपक जलाइए। तो सोशल मीडिया में बीइंग आर्टिस्ट आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपके फैंस होते हैं। सो बीइंग आर्टिस्ट मैंने वो एक रिक्वेस्ट की थी सबसे कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि हम लोग घर पे हैं, कुछ नहीं है करने के लिए, तो ठीक है यही कर लेते हैं। सो आई गॉट सो मेनी मैसेजेस, डायरेक्ट DM आए कि व्हाट इज दिस, और उनको गालियां दे रहे थे कि वो बिग बॉस की तरह आते हैं और टास्क देके चले जाते हैं, वो मदारी हैं और वो मदारी की तरह हम सबको नचाते हैं। तो ये सब कहा, तो मैंने कहा जो भी है सो है, नो पेन नो गेन, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। तो बी एट होम, बी फिट, बी हेल्दी। तो फिर मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई अपने सोशल नेटवर्क पे। मैंने कहा भी कि अगर मिलना है तो घर में रहना जरूरी है। जी, तो वो एक्चुअली एक्सेप्ट करना चाहिए। डॉक्टर अंशुमन ने बिल्कुल सही कहा, जो कहा मैं 110% उनसे एग्री करती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं जो सारी चीजों को जानते हैं, उनको ही हमें फॉलो करना है। इधर उधर की बात सुन के उन पे काम नहीं करना है। दैट्स वेरी ट्रू एंड एक्सेप्टेबल। और जिस तरीके से लोग, जैसे आपने बोला, विक्टिम बन जाते हैं, मैं विक्टिम तो नहीं बनी, लेकिन हाँ, लोगों ने मुझे अपोज जरूर किया कि क्या लगता है तुम्हें दीपक जलाने से कोरोना भाग जाएगा? नहीं भागेगा। तब उन्होंने कहा कि कोरोना भाग जाएगा उससे। बस ये है कि आप इमोशनल हैं, हम इंडिया में इमोशनल हैं, इमोशनल फूल्स कहते हैं हमें इंडिया को, बट है तो है, कुछ नहीं कर सकते। जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं, उनमें अमिताभ बच्चन भी, अक्षय कुमार भी है, भूमिका, मतलब ईच एंड एवरीवन वाज सपोर्टिंग दिस। सुनिए, हर चीज के कहा जाता है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर उससे कोरोना नहीं भागेगा, को दूसरी तरफ एक ये उनका शायद मैसेज था कि भी लोगों में एक यूनिटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, तो और उससे शायद जो है ना लोगों में जो एक
डिप्रेशन की वजह बन सकती थी, शायद उससे बचेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि जब मैं बीइंग आर्टिस्ट, मुझे घर से बाहर रहना अच्छा लगता है, शूटिंग करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ बातें करना अच्छा लगता है, तो मैं घर की आई एम नॉट अ होमली पर्सन, मुझे घर से बाहर रहना अच्छा लगता है। लेकिन जब मुझे ऑल ऑफ अ सडन घर पे आपको लॉकडाउन रहना है पूरे 21 डेज तक, मुझे लगता है कि और भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन देख रहे हैं, बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, 24 घंटे में 120 और हो चुके हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको घर पे रह के अपने आप को सुरक्षित रखना है या बाहर जाके अपने आप को संक्रमित करना है। तो बेटर टू बी एट होम, बी फिट, म्यूजिक सुनिए, जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो कीजिए। मुझे एक्चुअली जो माहौल लग रहा है ना, वो लग रहा है कि जैसे हम जब छोटे थे, स्कूल की वेकेशन हो जाती थी, तो जो खाना है वो खाइए, जो देखना है वो देखिए, आराम से सोइए, आराम से उठिए, खेलिए कूदिए, बस मस्त रहिए। समर हॉलीडे, समर वेकेशंस। जी जिसको कुछ लिखना है वो लिख सकता है, अपनी बुक्स लिख सकता है, किताबें लिख सकता है। वीरेंद्र गोयल जी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी सोनिया जी ने बहुत अच्छी बात करी और बड़े अच्छे अंदाज में कही, बट दिया जलाने से पॉजिटिविटी आती है, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ, लेकिन पॉजिटिविटी शायद इससे और बेहतर तरीके से एक अच्छी इकोनॉमी दे करके देश को आ सकती थी, और चीजों के इंतजामात को अगर टाइमली किया जाता तो उससे भी बहुत बेहतर पॉजिटिविटी आती। तो शायद उस पर भी हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बाकी मैं सोनिया जी से पर्सनल मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो आज आई हैं, तो और ये तेनाली रामा जैसी सीरियल की लीड एक्ट्रेसेस हैं, तो क्या अपने दर्शकों को कुछ या हम लोगों को कुछ सुना सकती हैं, कोई डायलॉग सुना सकती हैं? सोनिया जी कुछ कहना भी चाह रही हैं। बिल्कुल सुना सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वीरेंद्र जी आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई बीमारी आती है बोल के नहीं आती, और हम ही नहीं, स्पेन, इटली, अमेरिका, मतलब ऐसे बहुत से बड़े बड़े देश हैं जो इकोनॉमिकली डाउन अभी हैं, मतलब कहीं हर जगह लॉकडाउन है, हर जगह शट है, आप कुछ नहीं कर सकते। इवन पूरी फिल्म इंडस्ट्री इन मुंबई, फिल्म इंडस्ट्री पूरी शट डाउन है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी अमिताभ बच्चन जी ने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें, जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है घर के, कोई बाहर नहीं निकला। तो मतलब इकोनॉमिकली तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती इस पे, वो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आप उसके लिए बेटर इंसान है बताने के लिए, मैं तो कुछ भी नहीं जानती इसके बारे में। हाँ, और एक बार डायलॉग की तो मैं वो आपको जरूर बताती हूँ। ये कॉमेडी नहीं है, बट ये नारी के ऊपर है, क्योंकि मैं आधी आबादी मैगजीन की एडिटर हूँ, तो नारी शक्ति को हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ, उनको बढ़ावा देती हूँ और खुश होती हूँ उनके लिए कि जो भी है अच्छी है और आगे बढ़े। सो उसी के लिए एक तेनालीरामा में एक स्टोरी आई थी हमारी, जो हम लोगों ने शूट किया था, तो उसी का एक छोटा सा डायलॉग है। नारी निरीह नहीं होती महोदय, नारी को कम आंकने की भूल ना करे। यदि नारी ना होती तो पुरुष जन्म नहीं ले पाता। प्रसव की प्रक्रिया में अभूतपूर्व पीड़ा सहन करती है, किंतु फिर भी मुस्कुराती है। पुरुषों के लिए अकल्पनीय इस पीड़ा में भी वो अपने शिशु के लिए एक कल्पना का संसार रचती है। जी, बहुत सही बात कही आपने। और इस पे अब मैं इस आज की डिबेट का अंत करना चाहूंगा, और सभी से मैं एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहता हूं। सुरेश जी से मैं शुरू करता हूं। सुरेश जी। सर, मेरा केवल एक ही मैसेज है जी, जो लोग 60 से ऊपर जिनको डर लग रहा है ज्यादा, वो बिल्कुल ना डरें, केवल अपने रूटीन के काम आउटसाइड की बजाय घर में करें। बहुत सारे काम होते करने के लिए, क्योंकि मैं खुद रनिंग 67 हूँ, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा तो शाम पता नहीं कैसे हो गई। कुछ लिखा, कुछ दोस्तों को फोन किया, कुछ रोटरी के काम किए, कुछ जो खाना बटा उसकी रिपोर्ट ली, कुछ मास्क की रिपोर्ट ली, कुछ जो सिलाई कढ़ाई बुनाई लोग जानते हैं उनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि आप ये बनाइए, मास्क बनाइए, 3 लेयर के तो बना सकते हैं, उसका रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। इस तरह की जब एक्टिविटीज में लगे रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो अभी आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि सुबह 9 से रात के 9 कैसे बज जाते हैं मेरे को टाइम नहीं मिलता। और मैं सब देशवासियों को आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हम पक्का जीतेंगे। जैसा सोनिया जी ने कहा, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि गिलास को कुछ आधा देखते हैं, कुछ भरा देखते हैं। इस वक्त हमारी सरकार, हमारे सब लोग, ये देश एक है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये स्टेट जाति पाति सब भूल जाइए, क्योंकि एक बड़ी बात निकल के आई है। इस कोरोना ने एक बात बता दी वर्ल्ड को
ना मैं हिंदू को देखता हूँ, ना मुसलमान को देखता हूँ, ना ईसाई को देखता हूँ, ना किसी और को देखता हूँ। उसका शिकार सिर्फ मानवता है, और मानवता का ब्लड और मानवता का शरीर सबका एक जैसा है, भगवान के रूप में। सुरेश जी, ये तो सिर्फ इंसान ही है जो जाति और धर्म देखता है। अनूप जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा सुरेश जी के, जो सुरेश जी ने बात बोली कि हमारे को, यस, दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन। जितना भी दुनिया में लोग हैं, सबका ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस देखिए, ये दुनिया में बहुत अगर हम देखें, सदियों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चली जाती हैं। ये भी एक प्रॉब्लम आई है, इससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। और आई एम श्योर जो लोग यहाँ जो ये सब दौर से निकलेंगे, एक रिफाइंड आदमी निकल के आएगा, एक ऐसा ह्यूमन निकल के आएगा जो प्रॉब्ली पहले से बेहतर होगा, देश के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। आई थिंक दिस इज व्हाट आई कैन विश, एंड नथिंग टू वरी, एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। दिस इज माय मैसेज टू दिस। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वीरेंद्र गोयल जी। जी, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आगे कुछ भी कहूं तो रिपीट होगा। बस ये कि चूंकि लॉकडाउन हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, हम सब जिम्मेदार नागरिकों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस लॉकडाउन को 100% सफल बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, दिलों में नजदीकियां बनाते हुए सामाजिक दूरियां रखें और लॉकडाउन को सफल बनाएं। आजकल साधन और इक्विपमेंट्स भी उपलब्ध हैं कि हम दिलों में नजदीकियां बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग हम कर सकते हैं। सोनिया जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि प्लीज इस सिचुएशन को पॉजिटिवली लीजिए और अपने घर पे रहिए, कोशिश कीजिए, म्यूजिक अच्छा सुनिए, सुबह उठिए, योगा कीजिए और म्यूजिक सुनिए। जो आप नहीं कर सकते थे उस टाइम पे कि अरे मैं तो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता हूँ, तो जो तब नहीं कर पाए वो अब कीजिए। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इतने दिन किया क्या, कोई आपसे रिपोर्ट नहीं पूछेगा। तो बेटर टू बी फिट, बी एट होम, बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू। डॉक्टर अंशुमन, एक जो लास्ट क्वेश्चन भी आपसे मैं कर रहा था और साथ के साथ आपका मैसेज भी मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों तक पहुंचे, कि जिस तरह से हम सोशल मीडिया में इस तरह के सब चीजें आ रही हैं, और अभी एक मैसेज चल रहा है, एक तो WHO का भी पीछे किसी ने भी शेयर किया था कि भाई WHO ने वो दिया है कि वो लॉकडाउन ये रहेगा, वो मेरे हिसाब से तो अभी शायद उस फैक्ट नहीं है, दैट्स अ फेक मैसेज है ना, एक चीज। और दूसरा, क्या इस पे सरकार ने अभी तक कोई रोक लगाई है कि भाई कोई भी व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे जो प्रोफेशनल्स नहीं है या बिना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के, बिना नॉट प्रोफेशनल, जो बिना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के कोई भी मैसेज पोस्ट नहीं कर सकते? देखिए, साइबर लॉ में अभी तक ये रेगुलेशन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी किसी चीज को आज डिजिटल जमाने में टेम्पर करके, कभी पुलिस का लोगो लगा के, कभी सरकार का लोगो लगा के कुछ भी सर्कुलेट करता है। और ये देखिए बहुत फेटल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। और ये बहुत जल्दी ही ये कोविड एरा निकलेगा। पोस्ट कोविड एरा में साइबर लॉ आना ही है और आएगा ही, क्योंकि इस तरह बहुत ज्यादा अफवाह फैल रही है। अब सोच रहे होंगे अभी तक क्यों नहीं आया? जब से डिजिटल मीडिया है, इससे कई पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बेनिफिट हुआ इस सोशल मीडिया से, तो उन्होंने अनइंटरप्टेड बेलगाम छोड़ दिया इसको फैलने के लिए। लेकिन अब जरूरी है, क्योंकि अब स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी मजहब का नहीं है, तो सबके लिए जब एप्लीकेबल है ये करना पड़ेगा, कि बहुत सारे अफवाह फैल रहे हैं। और मेरा काम हर समय सोशल मीडिया पे जाके एक मिथ बस्टर करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ, फेसबुक पे भी डालता हूँ। लेकिन वजह क्या है कि फेक न्यूज की स्पीड 5G है, और मैं मिथ बस्टर करने के लिए जब रिसर्च करके चीजों को निकालता हूं तो मेरी स्पीड 2G की हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिसर्च निकालने पड़ते होंगे। ये है। जहां तक क्लोजिंग रिमार्क्स की बात आपने कही, तो आपके दर्शकों को और सारे पैनलिस्ट को, बड़े एक्सपर्ट पैनलिस्ट लाए और सब अपने अपने क्षेत्र के उम्दा कलाकार, मैं बोलूंगा जीवन एक कला है, सारे कलाकार आए, चाहे गोयल साहब हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं रामधारी बाबू की, रामधारी सिंह दिनकर, मैं उसी कुल से हूं, तो उन्हीं की रश्मि रथी की रचना से क्लोज करूंगा। 3 छंद। पहला छंद सारे लोगों के लिए, दूसरा छंद डॉक्टरों के लिए, और तीसरा छंद भारत के लिए। पहला छंद है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये तो हमारे सभी देशवासियों के लिए है। डॉक्टरों के लिए, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और मीडिया के लोग
जो इस समय लड़ रहे हैं उनके लिए है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के भग में, कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये उनके लिए जो भी वॉरियर हमारे डॉक्टर्स नर्सेज। बहुत ही बढ़िया। और आखिरी छंद मैं देश के लिए कहता हूं, जब पोस्ट कोविड एरा में हम निकलेंगे, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह से सभी पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बातें ऐड करी, और इस मतलब आज का काफी बड़ा ज्ञान भरा टॉपिक रहा और डॉक्टर अंशुमन ने उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। और जिस तरह से सभी पैनलिस्ट ने अपने लास्ट में मैसेज में एक ही बात कही, आराम करिए, काम करिए, घर में रहना है। तो जिनके पास, जो आज तक वो बिफोर कोरोना कहते थे कि भाई उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है या मरने की भी, इसको हमने नाम दे दिया साहब, BCNAC, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। बिफोर कोरोना एंड आफ्टर जी। तो जिनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, मरने की फुर्सत नहीं थी, अब वो देख सकते हैं कि फुर्सत निकाली जा सकती है, पॉसिबल है। ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम था। और जो एक और सभी लोगों ने एक बड़ी बात कही कि ये बीमारियां कोई भी हो, ये ना धर्म देखती है ना मजहब देखती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। जिस तरह से सभी का खून लाल होता है, उसी तरह से सभी के दांत 32 होते हैं, उसी के तरह से सबके बाल सर पे ही आते हैं और 2 ही आंखें होती हैं, नाक होती हैं। तो हम किसी धर्म और मजहब में ना फंस के बीमारी को बीमारी की तरह से ही देखना चाहिए। और सभी लोग अपने अपने घरों में आराम करें और बचें। और जो भी डॉक्टर अंशुमन कुमार ने आज बातें बताई हैं, मैं समझता हूं ये सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। आज के लिए सभी का धन्यवाद, और हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय 5 बजे। नमस्कार।